लिखो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर का नाम। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर का नाम लिखो। ठीक है, सबसे पहले इसमें लिखिए, लिखो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन आर, वेरिएशन आर मैक्सिमाइज्ड, वेरिएशन आर मैक्सिमाइज्ड। अब वेरिएशन क्या होता है, अब इसको अंडरलाइन करके रख दो, बस अभी समझाएंगे क्या है वेरिएशन आर मैक्सिमाइज, बस इतना लिख दो। सबसे पहले इसमें लिखिए अब नेक्स्ट हेडिंग। इसका मतलब क्या है बस सुन लो, 2 मिनट के लिए ध्यान से। हेरिडिटी मतलब क्या होता है, जैसे पेरेंट्स होते हैं और बच्चे होते हैं, ठीक है। तो जो पेरेंट्स होंगे उनसे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक बच्चों को मिलते हैं, क्या बोला, पेरेंट्स से बच्चों को क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आंखों का कलर है, अगर पेरेंट्स का ब्राउन है तो बच्चों का भी ब्राउन है, ये एक तरीके का कैरेक्टर है, इसको हेरिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल भाषा में, पर असली में ये बात होती है, एक वर्ड होता है, लिखेंगे, लिखो ट्रेट, TRAIT, ट्रेट, TRAIT, ट्रेट। लिख दिया, ट्रेट में लिखो, ट्रेट में लिखिए द कैरेक्टरिस्टिक्स, द कैरेक्टरिस्टिक्स which are present in human beings are called trait, are called trait। example, example, color of the eyes, example, color of the eyes, comma, height of a person, height of a person। ठीक है, फुल स्टॉप, आगे लिखे। देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रेट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेट। नंबर वन, इनहेरिटेड ट्रेट्स, इनहेरिटेड ट्रेट्स। एक होते हैं इनहेरिटेड, एक होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स। एक लिखेंगे इनहेरिटेड ट्रेट्स, एक लिखेंगे एक्वायर्ड ट्रेट्स। तो पहले हम समझेंगे इनहेरिटेड ट्रेट्स को, ठीक है। सबसे लाइन डालो, इनहेरिटेड ट्रेट्स, इनहेरिटेड ट्रेट्स। सबसे पहले हैंड डालिए इनहेरिटेड ट्रेट्स, इसमें लिखो इनहेरिटेड ट्रेट्स में, इनहेरिटेड ट्रेट्स में लिखिए सबसे पहले द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर, विच आर टेकन फ्रॉम, टेकन फ्रॉम पेरेंट्स, which are taken from parents by birth, by birth, by birth, are called, are called inherited traits,
आर कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेट्स। अगला लिखो। अगला लिखिए। एक्वायर्ड ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट इसमें लिखो। द कैरेक्टरिस्टिक्स। द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर which are develop which are developed during lifetime, during lifetime, during lifetime, develop during lifetime, full stop. these are not these are not passed from these are not passed from one generation to another. These are not passed from one generation to another. लिख दिया। ठीक। कहने का मतलब ये एक्वायर्ड ट्रेड और इनहेरिटेड ट्रेड्स बहुत सिंपल सी बात है। इनहेरिटेड ट्रेड्स वो होते हैं जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी आईज का कलर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी हाइट, ठीक है। और एक्वायर्ड क्या क्या होते हैं? एक्वायर्ड होते हैं जो हम खुद एक तरीके से सराउंडिंग से लेते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हें अच्छे से एग्जांपल समझाते हैं। जैसे डायनासोर है, डायनासोर भी छोड़ो, तुम्हें पता है पहले इंसानों की पूंछ हुआ करती थी एक टाइम पे, बहुत पुरानी बात है, ठीक है। वो ट्रेट वो चीज वापिस जा चुकी है ना अब तो कोई ना कोई ऐसी जनरेशन तो होगी जिसमें पहले टेल रही होगी, उसके बाद टेल नहीं रही होगी। तो ये इंसान ने क्या करा? अडेप्ट करा। बेसिकली जिस ट्रेट को, जिस कैरेक्टर को हम अडेप्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, समझ में आ गया? एक्वायर्ड ट्रेट मतलब जो हम किससे, जब हम पैदा हो जाते हैं उसके बाद हम सराउंडिंग से लेना शुरू करते हैं। कोई दिक्कत? अब जैसे बच्चे आजकल बहुत तेज हो गए पढ़ाई में, देखा होगा ना छोटे बच्चे। छोटे बच्चे देखना, अब सेकंड थर्ड के बच्चे होते हैं, ठीक है। वो अपना सेकंड थर्ड इमेजिन करना, उनको देखना सेकंड थर्ड में, ठीक है, बहुत ज्यादा चेंज होगा, ठीक है। कुछ सेकंड थर्ड में ऐसे बच्चे होते हैं खतरनाक। जैसे मेरे मामा के लड़का है, वो करता क्या है, जैसे अमेजोन खोलता है, वो कुछ भी मंगा देता है, उसको यूपीआई कोड सारा सारा याद है, ठीक है। वो सारे पैसे पापा को अपने 10,000 की चपेट लगा देता है एक दिन में, ठीक है, हल्के में। हाँ। और वो अभी वो सेकंड में जाएगा अब, ठीक है। और अपना सेकंड इमेजिन करो, मैं अपना ही बताऊं तो क्या हुआ? जब किसी की तरफ उंगली करते हो ना, तो चार उंगली तुम्हारी तरफ भी होती है, ठीक है। तेरे को चाहिए? आगे लिखो, बचा कर, आगे लिखो। हेरिडिटी। तो इसीलिए एक्वायर्ड ट्रेट्स मतलब जो ह्यूमन बीइंग क्या करता है, सराउंडिंग से क्या करता है, एक तरह से अडेप्ट करता है, ठीक है। बर्थ के बाद लिखो हेरिडिटी। हेरिडिटी में लिखो द प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच, द प्रोसेस बाय विच द फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द प्रोसेस बाय विच द फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, feature of an organism are passed from one generation to another. The process by which the feature of an organism are passed on from one generation to another. दोबारा बोल रहा हूँ, the process by which the features of an organism are passed on from one generation to another is called heredity. मतलब क्या है वो प्रोसेस? अभी मैंने बताया ना, कैरेक्टरिस्टिक जाते हैं पेरेंट्स के बच्चों में जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही मतलब है कि पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं, तो उनमें जो कैरेक्टर जाने की जो पूरी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। ठीक है, प्रोसेस को अंडरलाइन करो जहां पे प्रोसेस लिखा है, ठीक है, पता होना चाहिए, प्रोसेस को बोलते हैं हेरिडिटी, ठीक है। आगे लिखिए अगला। जीन्स, GENES, जीन्स।
लिखो, genes are the genes are the functional unit of genes are the functional unit of genes are the functional unit of heredity. Genes are the functional unit of heredity. एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी कौन होता है, ठीक है। कौन है जो कैरेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का पूरा काम करता है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, नाइन्थ क्लास में पढ़ा था ना ये वर्ड, सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। उस तरीके से जीन्स, जैसे तुमने किसमें पढ़ा था, लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें एक्सक्रीशन पढ़ा था, उसमें पढ़ा था नेफ्रॉन आर दी यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन सिस्टम, ऐसे करके पढ़ा था, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे कौन होता है, जीन्स होते हैं जो हेरिडिटी की यूनिट कहलाते हैं। किसकी यूनिट कहलाते हैं, हेरिडिटी की यूनिट। मतलब होता है बहुत छोटी क्वांटिटी, ठीक है, जिसके होने से ही लगातार हेरिडिटी हो रही है, सिंपल सी बात है। अगला लिखिए, एवरी जीन, इसी के नीचे एवरी जीन्स कंट्रोल एवरी जीन्स कंट्रोल एवरी जीन कंट्रोल वन और मैनी every gene control one or many one or many characteristic characteristic feature characteristic feature in an organism in an organism, ठीक है। अगला लिखिए, अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम आता है बहुत फेमस, मेंडल, सुना होगा नाम, जॉर्ज मेंडल। तो लिखिए, ऐसे लिखो, वर्क ऑफ हेडिंग है, वर्क ऑफ जॉर्ज मेंडल। जॉर्ज मेंडल ने क्या क्या करा ये हमें पढ़ना है, वर्क ऑफ जॉर्ज मेंडल, ठीक है। वर्क ऑफ जॉर्ज मेंडल, क्या, MENDEL, MENDEL, कुछ लोग MA भी लिखते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, MENDEL, ठीक है। लिखिए सबसे पहले इसमें, जॉर्ज मेंडल, जॉर्ज, GEORG, GEORG, जॉर्ज मेंडल। अरे चल, कोई नहीं, कि लिखो ना, क्या हुआ, लिखो। अरे एक बात मुझे समझाओ, इस क्या मतलब है स्पेलिंग का, चुपचाप लिखो, मेंडल लिख दो खाली, MENDEL। किसने काटे मार्क्स, मेरे को उस टीचर से मिलना है। हाँ, नहीं करते, लिखो, लिखो, जॉर्ज मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, जॉर्ज मेंडल इज नोन एज जॉर्ज मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, अंडरलाइन कर देना इसको, फादर ऑफ जेनेटिक्स, जॉर्ज मेंडल इज फादर ऑफ जेनेटिक्स, जॉर्ज मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। सवाल पूछ लिया जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं, जॉर्ज मेंडल। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं, कुछ भी, अरे चार्ल्स डार्विन उसमें नहीं था, वो डार्विन बोला, चार्ल्स बेबेज नहीं बोला। अरे ठीक है ना, चार्ल्स डार्विन इसमें नहीं, क्लासिफिकेशन में आता है वो, ठीक है। और उसमें वो भी नहीं, असली में RH विटेकर था उसमें भी। हाँ भाई, बताओ, बायो पढ़ने में बड़े इंटरेस्टेड हो तुम। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, चलो लिखो आगे, फादर ऑफ जेनेटिक्स, लिख दिया, इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। लिखो, ही वर्कड ही वर्कड ऑन पी प्लांट, ही वर्कड ऑन पी प्लांट। आगे जाके हम पढ़ेंगे इसने पी यानी कि मटर के प्लांट पे ही क्यों काम कर रहा था, ये भी आगे जाके पढ़ने वाले, ठीक है। ही वर्कड ऑन पी प्लांट, वर्कड ऑन पी प्लांट, पी मटर, पी प्लांट। आगे लिखिए, ड्यू टू हिज वर्क, अगला पॉइंट है, हाँ, ड्यू टू हिज वर्क, ड्यू टू हिज वर्क, ड्यू टू हिज वर्क, मॉडर्न जेनेटिक्स इज पॉसिबल, मॉडर्न जेनेटिक्स इज पॉसिबल,
जितनी भी आजकल जितनी भी मॉडर्न जेनेटिक्स हो रही है वो सब इसी की बदौलत हो पाई है। अगर ये नहीं करता तो आज के टाइम में मॉडर्न जेनेटिक्स नहीं हो पाती। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मॉडर्न जेनेटिक्स का, अपनी 8th क्लास की बुक खोलोगे एनसीईआरटी में, एक बहुत बच्चों ने पढ़ा भी होगा, एक डॉली शिप के बारे में दिया रहता है, ठीक है, कि वो जी क्लोन बनाया गया बेसिकली उसका, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग था कैसे जीन्स को, देखो जितना भी अब हो रहा है, जितने भी जीन्स वगैरह का ही तो रोल है सारा का सारा, ठीक है। अब जीन्स ज्यादा डेवलप हो गए, ठीक है, उन्हीं जीन्स को हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते रहते हैं बस, ठीक है। कि जीन्स के क्या होता है, क्रोमोजोम्स होते हैं असली में जीन्स में, और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो एक के साथ मिक्स करते रहते हैं कुछ ना कुछ नया बनाने के लिए, ठीक है। लिखेंगे अगला पॉइंट। ही गेव थ्री बेसिक लॉज, ही गेव थ्री बेसिक लॉज, ही गेव थ्री बेसिक लॉज, तीन बेसिक लॉ दिए हैं इसने। नंबर वन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, नंबर वन लॉ ऑफ डोमिनेंस लिखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस, हाँ, पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन, अगला है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडेंट असॉर्टमेंट, ये रहा, ठीक है। ये तीन बेसिक लॉ दिए उसने, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। सबने लिख दिया? लिखिए आगे इसमें, आगे लिखो। देयर आर, अगला पॉइंट है, देयर आर, अगला पॉइंट है, देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रेड्स, there are two type of traits based on, based on dominancy, 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 ठीक है। नंबर वन, डोमिनेंट ट्रेट, नंबर वन डोमिनेंट ट्रेट, DOMINANT, डोमिनेंट, DOMINANT, डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट, इसमें लिखो। डोमिनेंट ट्रेट और एक होता है रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट कौन सा होता है, मतलब जैसे एग्जांपल के लिए ऐसा मान लेते हैं, एग्जांपल से बताते हैं कि मान लिया एक पी का एक प्लांट है, एक हाइट में बड़ा है, मान लिया ग्रीन कलर के पी होते हैं, एक येलो कलर के पी होते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। पी मतलब मटर, पता है ना, एक येलो वाले एक ग्रीन वाले, हमने दोनों को कॉम्बिनेशन कराया, ठीक है। और हुआ ये कि ज्यादा प्लांट जब प्रोड्यूस हुए तो वो ज्यादा ग्रीन क्या है, किसका है, ग्रीन के। इसका मतलब ये है कि हमने क्रॉस तो दोनों का कराया था, लेकिन ज्यादा रिजल्ट किसका आया, ग्रीन का। जिसका मतलब ये है कि जो हमारा ग्रीन कलर है वो डोमिनेंट है, क्योंकि येलो के होने के बावजूद भी आंसर क्या आ रहा है, ग्रीन ही आ रहा है। समझ में आया नहीं आया, बहुत सिंपल सी बात है। डोमिनेंट ट्रेट कौन सा होता है, दोबारा सुन लो, डोमिनेंट वो स्टेट को बोलते हैं कि जिस, जब रिसेसिव भी प्रेजेंट होगा ना, ठीक है, तभी भी क्या आएगा आंसर, डोमिनेंट ही आएगा। डोमिनेंट मतलब जो ज्यादा पावरफुल होता है, बस ऐसे याद रखो डोमिनेंट। डोमिनेंट कौन सा होगा, जो ज्यादा पावरफुल होगा, बस इतना ध्यान रखो, समझ में आ गया। जो ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, ज्यादा क्या कर पाएगा, एक्सप्रेस। तो लिखेंगे द ट्रेड्स, द ट्रेड्स which express, the trait which express themselves, the trait which express themselves in an organism, the trait which express themselves in an organism, in an organism, in every possible condition, in every possible combination लिखना, in every possible combination, दोबारा बोलता हूँ, the trait that express themselves या which express themselves in an organism in every possible combination, in every possible combination, and can be seen, and can be seen, and can be seen are called dominant traits, और जिसका हमें दिखे भी रिजल्ट कि हाँ भैया आया है, are called dominant traits,
लिख दिया डोमिनेंट ट्रेट्स। अगला लिखिए रिसेसिव ट्रेट। अगला लिखो रिसेसिव ट्रेट, RECESSIV, रिसेसिव ट्रेट। रिसेसिव ट्रेट्स में लिखो, लिखा था अच्छा देखने, RECESSIVE, रिसेसिव ट्रेट। A trait which is not expressed, a trait which is not expressed, a trait which is not expressed in presence of, a trait which is not expressed a trait which is not expressed in presence of dominant trait, in presence of dominant trait is known as recessive trait, is known as recessive trait। समझ में आ गया? डोमिनेंट मतलब घर का बड़ा भाई और रेसेसिव मतलब छोटा। ठीक है, तो डोमिनेंट मतलब जो ज्यादा आएगा, रिजल्ट हमेशा शो करेगा। ठीक है, ऐसा बोला गया। एक लाइन लिखो, लिखिए एक लाइन, नोट डाल के लिखो एक लाइन। नोट डाल के लिखो, जब भी जब भी किसी ऑर्गेनिज्म में, जब भी किसी ऑर्गेनिज्म में रिसेसिव ट्रेट और डोमिनेंट ट्रेट दोनों होंगे, जब भी किसी ऑर्गेनिज्म में रिसेसिव ट्रेट और डोमिनेंट ट्रेट दोनों होंगे, तो 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 क्या बोल, सॉरी, तो डोमिनेंट ट्रेट ही शो होगा, तो डोमिनेंट ट्रेट ही शो होगा। मतलब अगर डोमिनेंट और रेसेसिव का करोगे क्रॉस, तो डोमिनेंट ही शो होगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। हाँ, अगला लिखिए, एंड डालो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस सबसे इंपॉर्टेंट, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, MONO, मोनो, HYBRID, हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। लिखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में लिखो, व्हेन व्हेन ओनली वन कैरेक्टर, व्हेन ओनली वन कैरेक्टर, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन है, व्हेन ओनली वन कैरेक्टर इज कंसिडर्ड, व्हेन ओनली वन कैरेक्टर इज कंसिडर्ड while crossing, while crossing, while crossing two organism, while crossing, while crossing two organism, then such a cross is known as, then such a cross is known as, then such a cross is known as, such a cross is known as monohybrid cross, such a cross is known as monohybrid cross। आगे लिखिए, द रेशियो, ऐसे लिखो मोनोहाइब्रिड रेशियो, ऐसे लिखो हेडिंग अगली, मोनोहाइब्रिड रेशियो, मोनोहाइब्रिड रेशियो, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन है। देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझना बहुत सिंपल है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब हमने खाली एक कैरेक्टर को देखना है। कितने कैरेक्टर को देखना है? सिर्फ एक। ठीक है, मान लो मैंने हाइट ले लिया, तो एक कैरेक्टर हाइट हो गया, उसके अकॉर्डिंग मैं क्रॉस करवाऊं, तो उस क्रॉस को मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहता हूं। मोनो मतलब एक, ठीक है ना। तो जरा अंडरलाइन करो, वहां पे लिखा है व्हेन, क्या लिखा है स्टार्टिंग, व्हेन ओनली वन कैरेक्टर, ओनली वन कैरेक्टर को अंडरलाइन करते ना, पता होना चाहिए मतलब क्या है, सिर्फ एक कैरेक्टर को देखना है।
ठीक है, या तो हाइट ही देख लो या सीड का कलर ही देख लो, सिर्फ एक को देखना है, ठीक है, सिर्फ एक कैरेक्टर पे नजर रखनी है। मोनोहाइब्रिड रेशियो में लिखिए द रेशियो, द रेशियो ऑफ कैरेक्टर्स, द रेशियो ऑफ कैरेक्टर्स, द रेशियो ऑफ कैरेक्टर्स present out, present out after this cross, present out after this cross in F2 generation, in F2 generation, capital F or 2, F2 generation, in F2, in F2 generation is called monohybrid ratio, is called monohybrid ratio. और कितना होता है मोनोहाइब्रिड रेशियो, लिखो मोनोहाइब्रिड रेशियो, हाँ मोनोहाइब्रिड रेशियो लिखो। कैसे आता है, क्या आता है अभी बताऊंगा। मोनोहाइब्रिड रेशियो लिखो 3:1। क्या है? हाँ हाँ, F2 जनरेशन, तभी तो बोला। क्या बोला? मोनोहाइब्रिड रेशियो की डेफिनेशन क्या है, पढ़ना। मोनोहाइब्रिड रेशियो की डेफिनेशन क्या है, पढ़ो तो। हाँ, मना नहीं कर रहा हूँ। मोनोहाइब्रिड में लिखो तो, लिख दिया। कितना बोल रहा है, 1? लिखो लिखो लिखो, अरे लिखो लिखो पहले मोनोहाइब्रिड रेशियो लिखो। मोनोहाइब्रिड रेशियो क्या लिखाया? मोनोहाइब्रिड रेशियो में लिखाया, डेफिनेशन पढ़ लो पहले, कि जब F2 जनरेशन को देखा जाएगा। कौन सी जनरेशन को? अंडरलाइन करो, वहां F2 जनरेशन लिखा है मोनोहाइब्रिड रेशियो में, उसको अंडरलाइन करो। ये F2 क्या होता है वो सब बताएंगे अभी, ठीक है। अरे आगे लिखो। इसमें लिख दो। अरे लिखो इसमें, अरे लिखो ना, अरे लिखो तो। इट इज, इट इज फिनोटाइपिक रेशियो, इट इज फिनोटाइपिक रेशियो। ये जो रेशियो लिखा है मोनोहाइब्रिड, ये फिनोटाइप्स में होता है, फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। लिखो लिखो, लिख दिया। फिनोटाइपिक रेशियो, क्या क्या? फिनोटाइपिक रेशियो बताऊंगा फिर, है PHENO, PHENO, फिनोटाइपिक रेशियो। हाँ हाँ, लिख दिया। हाँ भाई, देखो जरा कैसे करते हैं क्रॉस। क्या? चलो भाई, हम क्या करते हैं, एक टॉल प्लांट लेंगे, एक डॉफ प्लांट लेंगे। अरे ध्यान से देखो,
फिर तुम्हें ये रेशियो समझ में नहीं आएगा, देख लो इधर ध्यान से, पढ़ ले, फिर तेरे को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, टॉल वाले के जो कैरेक्टर होंगे कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, डॉफ वाले का स्मॉल टी से। ठीक है, अरे नोट कर लिया, साथ साथ नोट भी करते रहो। ठीक है, एक टॉल वाला प्लांट लेंगे, एक डॉफ, डॉफ मतलब है शॉर्ट, ठीक है, छोटा प्लांट। इसके कैरेक्टर को कैपिटल टी, इसके स्मॉल टी, ठीक है, नोट करो फटाफट। अरे जल्दी नोट करो, फिर क्रॉस करके दिखाता। अरे क्या हुआ, तुम्हें चुप कराने में आधा टाइम चला जाता है। करवा दे। हाँ भाई, आगे देखो। सबसे पहले जब क्रॉस करा जाएगा, अरे इसका पहला इसके पहले के साथ क्रॉस करोगे, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। क्रॉस करने का मतलब मल्टीप्लाई जैसे करते हो, देख लो इधर, जिसको समझ में आ रहा, क्रॉस का मतलब सिर्फ मल्टीप्लाई से ही होता है। स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी को साथ में लिख दिया। अच्छा, ये वाला कैपिटल टी है, किसके साथ लिखेंगे, इस वाले स्मॉल टी के साथ, सही है। अब ये वाला कैपिटल टी इस वाले स्मॉल टी के साथ, तो लिखेंगे तो यही, फिर दोबारा ये वाला कैपिटल टी इस वाले स्मॉल टी के साथ जाएगा, क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां तक ठीक है। अच्छा, अभी मैंने एक बात बताई थी, यहाँ पे याद रखना, जो ये टॉलनेस है, यहाँ पे टी जो लिखा है ना, कैपिटल कैपिटल इसलिए लिखा है क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट है। कौन सा ट्रेट है, डोमिनेंट। और ये जो स्मॉल लिखा है मतलब ये रिसेसिव है। ठीक है, जिसको नहीं पता सुन लो ध्यान से, कैपिटल लिखा हुआ है मतलब क्या है, डोमिनेंट है, और स्मॉल लिखा हुआ है मतलब क्या है, रिसेसिव है। जरा ध्यान से सुन लो पहले, फिर तुम गलती करोगे वरना। मेरे को एक बात बताओ, जब कैपिटल और स्मॉल की लड़ाई होगी, मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव की लड़ाई होगी, ज्यादा पावरफुल कौन सा होता है, डोमिनेंट होता है, बताया था। तो भैया ये जीत जाएगा। तो मतलब ये आंसर जो आएगा एक तरीके से टॉलनेस को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, टॉलनेस को। ये भी टॉलनेस को शो कर रहा है, ये भी टॉलनेस को, और ये भी टॉलनेस को। यहां तक किसी को कोई परेशानी बताओ। ठीक है, हुआ क्या, हमने खुद लिखा था अभी, हिंदी में लिखाया था, नोट पढ़ लेना एक बार ध्यान से, कि जब भी डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों होंगे तो जीतेगा कौन, डोमिनेंट। तो देखो डोमिनेंट रिसेसिव दोनों था ना, टी टी लिखने का मतलब स्मॉल टी कैपिटल टी मतलब दोनों है, जीता कौन, ये वाला टॉलरेंस। यहां तक ठीक है, नोट करो पहले इसको। इसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। कौन सी जनरेशन बोलते हैं, F1 जनरेशन। साथ साथ लिखते हुए चलो। कौन है, क्या हुआ। F1 जनरेशन में हमने पता है, F1 जनरेशन में क्या क्या आया था। F1 जनरेशन में दो प्लांट आए, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक ले लिया, एक और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, यही आए थे। F1 जनरेशन के आंसर क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी तो था। अब इनको क्रॉस कराएंगे, जरा ध्यान से देखना। कैपिटल टी यहां से आया, यहां से भी क्या आएगा, पहले कैपिटल टी, यही आएगा। ध्यान से देखो, अगली चीज, अब ये वाला कैपिटल टी क्रॉस करेंगे किसके साथ, स्मॉल टी के साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां तक ठीक है। अब कैपिटल टी का काम खत्म, अब किसकी बारी, स्मॉल की। तो स्मॉल टी लिया, यहां से कैपिटल लिया, तो आएगा स्मॉल टी कैपिटल टी, ऐसे लिखना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, आगे पीछे लिखने से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब स्मॉल टी यहां से आएगा, यहां से भी क्या आएगा, स्मॉल टी, तो ये आ जाएगा स्मॉल टी। अब जरा ध्यान से सुनना क्या बताना चाह रहा हूं। यहाँ पे ये टॉलनेस आएगी क्योंकि दोनों कैपिटल है, यहाँ पे लड़ाई होगी, जीतेगा कौन, कैपिटल वाला, टॉल आएगा, यहाँ भी टॉल। यहाँ कौन है, दोनों शॉर्ट ही तो है, तो अगर दोनों लड़ेंगे भी, छोटे भाई तो जीतेगा, तो एक ही ना, तो आएगा आंसर शॉर्ट या डॉफ जिसको बोलते हैं, शॉर्ट। कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है, नोट करो अब इसको पहले, फिर बताता हूँ क्या है इसका मतलब, नोट करो जल्दी, नोट तो करो। अच्छा, टॉल और शॉर्ट का रेशियो जिसको तुम बोल रहे थे, फिनोटाइप नहीं बोल रहे थे अभी, फिनोटाइप का रेशियो। फिनोटाइप मतलब होता है कि हमें ये देख रहे कि टॉल और शॉर्ट का रेशियो क्या है। अच्छा गिनो जरा, टॉल कितने, जरा गिनना, 3, और शॉर्ट कितने, 1, तो रेशियो कितना होगा, 3:1, इसलिए मोनोहाइब्रिड रेशियो मैंने 3:1 लिखा है, इतना ठीक है। अगर जीनोटाइप बोलता, जीनोटाइप मतलब होता है जीन्स पे बेसिस के, जीनोटाइप मतलब, ध्यान से इधर देख लो, अरे कॉपी पेन जरा इधर रखो तो सुन लो ध्यान से, जीनोटाइप मतलब होता है कि जीन्स कैसे कैसे। इसके बाद जीन देखो अलग अलग है, ध्यान से देखना, इसके बाद जीन कौन से, कैपिटल टी वाले, तो मतलब ये हो गया एक, इसके जैसा कैपिटल टी वाला कोई है, दो नहीं है। अच्छा, एक 1 आ गया रेशियो। अगला, ये दोनों तो सेम ही है,
एक जैसे है ना दोनों के जीन्स, तो इसलिए इसको 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2। स्मॉल टी वाला कोई और है? नहीं, तो इसको भी क्या लिखेंगे? 1। ये हो गया जीनोटाइप का रेशियो। जीनोटाइप मतलब जीन्स का रेशियो, ठीक है? तो जीन्स में ये देखा जाएगा, नोट करिए। फिनोटाइप पूछा है, जीनोटाइप पूछा है, यही होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है? तुम्हारा डाइहाइब्रिड कॉज भी होगा ना तुम्हारे एग्जाम में, डाइहाइब्रिड भी है ना, वो आसान है, कर लिया नोट? ठीक है, तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये पढ़ेंगे, ठीक है? कल मोनोहाइब्रिड कॉज पूरा बता दिया था ना कि मोनोहाइब्रिड में होता क्या क्या है, ये हम बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। इसमें लिखिए पहली लाइन व्हेन, लिखिए व्हेन पेरेंट्स हैविंग, व्हेन पेरेंट्स हैविंग, व्हेन पेरेंट्स हैविंग प्योर contrasting characters, when parents having pure contrasting characters are crossed, when parents having pure contrasting characters are crossed, then only, then only, then only one character, then only one character express, then only one character express itself, then only one character express itself in in F1 generation, in F1 generation, in F1 generation, full stop. This character is called, this character is called dominant character. This character is called dominant character. Whereas, whereas, whereas the character, whereas the character which cannot express itself, whereas the character which does not express itself is express itself is, which does not express itself is recessive character, recessive character। फुल स्टॉप था F1 जनरेशन के बाद, फुल स्टॉप लगाया था, उसके बाद लिखना था दिस कैरेक्टर इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर एंड द कैरेक्टर विच डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इज रेसेसिव कैरेक्टर, ठीक है? इज रेसेसिव कैरेक्टर। बहुत सिंपल सी बात है। कल आपको याद होगा हमने दो प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब दो लेने, लेकिन प्योर मतलब ये भी कैपिटल टी को डिनोट कर रहा है, और एक स्मॉल टी मतलब ये किसको डिनोट कर रहा था, कल याद है? ये टॉल था, ये किसको डिनोट कर रहा था? शॉर्ट को, या डॉफ जिसको लिखा था। जरा ध्यान से पहले ही लाइन को समझ जाओ। उसने बोला है जब हम दो ऐसी चीजों को क्रॉस कराएंगे जो क्या होंगे, कॉन्ट्रास्टिंग होंगे। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अपोजिट, जैसे टॉल का अपोजिट क्या होता है? शॉर्ट, ठीक है? आगे जाके हम जब पढ़ेंगे तो हम मटर के दानों के बारे में पढ़ेंगे, तो राउंड और रिंकल्ड होगा, ठीक है? उसके बाद हम पढ़ेंगे येलो और ग्रीन, मतलब दोनों के दोनों कॉन्ट्रास्टिंग होने चाहिए, ठीक है? एक टॉल है, दूसरा क्या है? शॉर्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है, एक के अपोजिट है। और प्योर है, प्योर मतलब टॉल है तो दोनों कैपिटल टी है, शॉर्ट है तो दोनों स्मॉल टी है। ऐसा तो नहीं है ना कि कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों इसके अंदर, नहीं, प्योर है। कैसा है? प्योर। कोई परेशानी इसमें? तो पहले तो ये समझ में आ गया, लेना किसको है, क्रॉस किसका कराना है? प्योर कॉन्ट्रास्टिंग होने चाहिए। प्योर मतलब अपने में प्योर होने चाहिए, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अपोजिट। कोई परेशानी पहले ये चीज में? प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को जब हम क्रॉस कराते हैं, कल याद करो कैसे बताया था, F1 जनरेशन बनेगी, ये तो पेरेंट्स होते थे। इसके बाद कौन सी जनरेशन बनती थी? F1 जनरेशन, याद है? अच्छा, कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में आएगा, फिर यहां से ये वाला कैपिटल टी, यहां से ये वाला स्मॉल टी के साथ करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, फिर यहां से कैपिटल टी, यहां से स्मॉल टी, क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर अगेन यहां से कैपिटल टी, यहां से स्मॉल टी। कल कराया था ना ये? अच्छा, इससे आंसर टॉल आएगा, क्योंकि कैपिटल और स्मॉल की लड़ाई हो, कैपिटल जीतेगा। फिर से यहां से टॉल आएगा, यहां से टॉल आएगा, यहां से टॉल आएगा। आपने खुद देखा हर जगह क्या हो रहा है, कैरेक्टर कौन सा आ रहा है? टॉलनेस का कैरेक्टर आ रहा है। कोई परेशानी तो नहीं है? समझ में आया? तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के आगे क्या लिखा, पहले समझ में आया? क्रॉस किसको कराया? प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को जब हम क्रॉस कराते हैं तो होता क्या है, जो आंसर आता है,
आंसर क्या है? टॉल। मतलब टॉल हमारा कैसा है? डोमिनेंट कैरेक्टर है। कैसा कैरेक्टर है? डोमिनेंट। और कौन नहीं आया? शॉर्ट नहीं आया ना? आपको दिख रहा है आंसर कि मैंने शॉर्ट लिखा है? नहीं लिखा तो क्या हो गया? रेसेसिव कैरेक्टर हो गया। क्लियर इतना? लॉ ऑफ डोमिनेंस बस इतना बोलता है कि जब आप प्योर चीजों को, कॉन्ट्रास्ट चीजों को क्या कराते हो? क्रॉस कराते हो, तो आपके पास दो टाइप के कैरेक्टर होते हैं, एक होता है डोमिनेंट, एक होता है रेसेसिव। डोमिनेंट कौन होता है? जो आता है आंसर। रेसेसिव होता है जो शो नहीं होता। सिंपल सी चीज है, समझ में आ गया डोमिनेंट और रेसेसिव मतलब? ठीक है, एक बार लिख लो इसको, नोट कर लो। ठीक है, फटाफट नोट करो इसको। ठीक है, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये पूरा नोट करना। पानी नहीं है, जल्दी नोट करो। अगले ही डालो, कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन क्या होता है, क्या रिजल्ट आया यहाँ से? ठीक है, कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, नंबर वन, पहला पॉइंट, नंबर वन, नंबर वन लिखो। फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो, PHENO, फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो अगर आप लोगों को याद हो, हाँ बिल्कुल से, फिनोटाइपिक रेशियो मतलब रेशियो किसके बीच का? हमने रेशियो देखा था यहाँ पे, टॉल कितने हैं और शॉर्ट कितने, यही तो देख रहे थे। जरा कॉपी पलट के देखोगे, कल बताया था फिनोटाइपिक रेशियो में तीन टॉल प्लांट्स आए थे और एक शॉर्ट आया था, देखो ध्यान से। तो रेशियो कितना हो गया? 3:1। तो पहले तो फिनोटाइपिक रेशियो को बॉक्स में बंद कर देना। दूसरा जीनोटाइपिक रेशियो, दूसरा पॉइंट जीनोटाइपिक रेशियो, नोट करो, फिनोटाइपिक रेशियो और फिर जीनोटाइपिक रेशियो। हाँ, F2 में। अच्छा, जीनोटाइपिक रेशियो मतलब आपके पास तीन टाइप के बने थे, एक तो कैपिटल डी बना था, स्मॉल टी थी कैरेक्ट, और एक यही थी। तीन टाइप के लोग होंगे, देखो जरा F2 जनरेशन खोलो, उसमें आपको तीन टाइप के लोग दिखेंगे, दिख रहा सबको? अच्छा, ये वाले, इसका मतलब क्या है? दोनों टीटी मतलब ये प्योर टॉल है। कैसा टॉल है? प्योर। इसमें इसको बोलते हैं हाइब्रिड। टॉल तो है मगर हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब क्योंकि इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? प्योर शॉर्ट, क्योंकि इसमें दोनों क्या, स्मॉल टी है। कोई परेशानी यहां तक? सही नाम दिया, नाम समझ में आया कैसे दिया? ठीक है, तो रेशियो कितना था याद करो, कैपिटल टी वाले कितने आए थे? एक आया था। ये वाले कितने थे? कैपिटल दो थे, और ये वन। तो ये आ गया जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, ऐसे समझो। क्लियर हो गया यहाँ पे? प्योर शॉर्ट बोलो या प्योर डॉफ बोलो, बात बराबर है। ठीक है, शॉर्ट डॉफ सेम होता है, तो कंफ्यूज मत होना। बहुत सही, बहुत सही। अगले हेड डालेंगे अब, अगले हेड डालेंगे सबके सब कॉपी में। इवोल्यूशन नहीं आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। उसे पता है क्या नहीं आ रहा, लेकिन तेरे को कुछ नहीं आ रहा। लिखो, डाई हाइब्रिड क्रॉस, हैंड डालो। डाई हाइब्रिड क्रॉस, DIHYBRID, डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट हेडिंग है डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अरे भाई, एक बार जरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस फटाफट एक बार देख लो कल वाला, तभी डाई हाइब्रिड समझ में आएगा। एक बार फटाफट देखो स्टार्टिंग से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
हाँ भाई, इसको नोट करो फटाफट। ऑनलाइन वाले इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है, ये पूरा डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में अभी एक्सप्लेन करूंगा पूरा का पूरा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जल्दी नोट करो। चलो ध्यान दो अब जरा। लिख ले भाई जल्दी, जो लिख रहा। लिख लिया? चलो अब जरा ध्यान से सुनो। जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ एक प्रॉपर्टी पे ध्यान दिया था, किस पे? हाइट पे। हाइट वाली चीज पे ध्यान दिया था ना, कि हाइट टॉल होगी या शॉर्ट होगी, करी थी। हमने क्या बोलता, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कोई दिक्कत वहां तक? हाँ, जो मतलब बेसिकली थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप में हो, ठीक है, वो वाला रिंकल नहीं है, ठीक है। हाँ मतलब बेसिकली जिसपे साइड्स होंगे, बेसिक एजेस फील होंगे। ठीक है, एक होगा प्रॉपर राउंड। हाँ भाई, एक होगा प्रॉपर राउंड, और एक होगा जिसमें ऐसा लगे जैसे स्क्वायर बॉक्स को पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो दो टाइप के सीड होंगे। हम लोग यहाँ पे ध्यान दो सबसे पहले दो चीजों पे। जैसे मोनो हाइब्रिड में सिर्फ हाइट पे ध्यान दिया था ना, मोनो नाम से क्लियर है, मोनो मतलब सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना, हाइट पे, कोई दिक्कत? डाई मतलब दो चीजों पे ध्यान देना है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो चीजों पे, एक तो कलर कि बीज जो है अंदर का वो किस कलर का है, दूसरा शेप, उसकी शेप कैसी है। तो हमने बात करी, हाँ। हाँ कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम बस ये ले रहे हैं, अभी मैं बता रहा हूँ। चलो, कलर में कौन कौन से दो कलर ले लें? कौन कौन से कलर हो सकते हैं? येलो, ग्रीन, और यहाँ पे राउंड और रिंकल्ड। यहाँ तक कोई परेशानी? ये समझ में आ गया पहले? ठीक, अब जरा इसका डायहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन पढ़ते हैं, आराम आराम से समझेंगे, ध्यान से देखो। मेंडल क्रॉस टू पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो मेंडल ने क्या करे, फिर से वही दो पेयर लिए कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के। देखो भाई, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब येलो वाला ग्रीन नहीं हो सकता, ग्रीन वाला येलो नहीं हो सकता, अपोजिट है ना एक दूसरे के। जो रिंकल्ड होगा वो राउंड नहीं होगा, जो राउंड होगा वो रिंकल्ड नहीं होगा। कॉन्ट्रास्टिंग अपोजिट है, ठीक है। और कितने लिए? दो पेयर लिए। एक ये वाला पेयर हो गया, एक इसका पेयर हो गया, तो कितने पेयर हो गए आपके पास? दो पेयर। कोई यहां तक परेशानी? ठीक है, तो पहला बॉक्स समझ में आ गया, जो पहला रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया। ठीक, दूसरा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? डायहाइब्रिड क्रॉस। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। किस किस को लिया उसने? उसने पी प्लांट को लिया था, ये हम सब पता है। कौन से पी प्लांट? पहला होना चाहिए राउंड ग्रीन वाले को। किसको लिया? राउंड ग्रीन वाले को। और दूसरा विथ प्लांट्स बियरिंग, दूसरा कौन सा लिया? रिंकल्ड येलो। ठीक है, उसने दो ऐसे प्लांट लिए। एक ऐसा प्लांट था, प्लांट नंबर वन, जिसपे राउंड और ग्रीन था, और दूसरा प्लांट नंबर टू जिसपे रिंकल्ड और येलो था। ठीक है, इस टाइप के वो सीड उगाता था। कोई दिक्कत है यहाँ पर? ठीक है। अब जब क्रॉस करा तो उसने क्या पाया? F1 जनरेशन कुछ आंसर आया। आंसर आया कि जो सारे के सारे आए ना, वो राउंड और येलो कलर के आए। कौन से कलर के आए? राउंड और येलो। जैसे कल याद करो, हमने क्रॉस करा था टॉल और शॉर्ट प्लांट को, याद है? तो सारे के सारे टॉल आए थे, F1 जनरेशन में आए थे कि नहीं आए थे? देखो जरा कॉपी में, कल मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब पढ़ा था, तो जब हमने क्रॉस करा था टॉल और शॉर्ट को लेके, अभी भी तो करा क्रॉस, देखो ध्यान से। तो पहली जनरेशन में सब टॉल बने थे, स्मॉल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही बन रहा था। तो सारे के सारे टॉल बने थे ना, जिसका मतलब ये कि हमारा वो एक तरीके से क्या था, वैसे यहाँ पे हो रहा है कि हमारे पास F1 जनरेशन में सारे के सारे राउंड और येलो आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? राउंड और येलो। कोई यहाँ पे परेशानी? ठीक, राउंड और येलो, ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, जिसका मतलब ये, कल मैंने फिर क्या बोला था, अभी आज भी बोला, कि जो कैरेक्टर शो होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, जो शो नहीं होता है वो रिसेसिव कैरेक्टर। तो मतलब सारे के सारे राउंड और येलो आने का मतलब क्या है? ये क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया। क्या हो गया ये? डोमिनेंट। और शो कौन सा नहीं हुआ? तो शो हमारे पास राउंड और येलो वाला, सॉरी लिखा है, ठीक है, ये वाला रिंकल्ड और ग्रीन वाला दिख रहा है। वो कैसा है? रिसेसिव है, लिखा है, देखो दिख रहा है सबको, क्लियर, यही तो लिखा हुआ है। इसको क्या बोला? रिसेसिव। ठीक, इतना समझाना है। एक बार दोबारा सुनो ध्यान से, दोबारा से रिपीट करें, डायहाइब्रिड क्रॉस है क्या? इस बार दो पेयर लेने जो कॉन्ट्रास्टिंग होंगे। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब
येलो के साथ ग्रीन मिक्स नहीं हो सकता, ग्रीन के साथ येलो नहीं हो सकता, राउंड होगा तो रिंकल नहीं होगा, रिंकल होगा तो राउंड नहीं होगा। तो कॉन्ट्रास्टिंग तो है। और दो पेयर है, एक कलर शेप का पेयर हो गया। बोलो क्लियर इतना? ठीक है, इसको हम डायहेड्रल क्रॉस बोलते हैं। पहली लाइन बस इतना बताया, पहली लाइन समझ में आ गई। दूसरी लाइन में आते हैं। दूसरी लाइन में बोला है उसने कैसे वाले प्लांट लिए, लिया राउंड ग्रीन वाला और लिया एक रिंकल्ड येलो वाला। ठीक है, दो कौन कौन से? राउंड ग्रीन पॉइंट नंबर 1 दिख रहा है आपको, दूसरा लिया है उसने रिंकल्ड येलो वाला। इन दोनों को आपस में क्रॉस कराया। क्या कराया? इन दोनों का क्रॉस। ठीक है, जब इन दोनों को क्रॉस कराया तो आंसर क्या है? राउंड येलो। आंसर क्या आया? राउंड येलो। तो जिसका मतलब राउंड येलो क्या हो गया? डोमिनेंट। जो ज्यादा शो होता है, जो एक्सप्रेस कर पाता है, वो क्या हो गया? डोमिनेंट। और जो शो नहीं हो पाता वो कैसा हो गया? रिसेसिव। बस इतना समझाया, और कुछ नहीं। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत? जहां जहां बॉक्सेस बनाए अपनी कॉपी में बॉक्सेस बनाओ, फटाफट पता होना चाहिए ना इंपॉर्टेंट क्या है। फिर ये रेशियो ये कैसे आया, अभी हम देखेंगे, सीखेंगे आया कैसे रेशियो। तो ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी सारी चीजें। ठीक, नोट करो पहले। जल्दी नोट करो यार थोड़ा। चलो भाई, देखो मिटो दी पूरा। कर लिया सबने नोट? कर लिया होगा। चलिए, सबसे पहले उसने बोला था आपको दो टाइप के प्लांट लेने हैं। एक बोला उसने राउंड और ग्रीन वाला लेंगे, और राउंड ग्रीन। और दूसरा क्या बोला? रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो। अब देखो जीन क्या क्या है इन दोनों के। जो राउंड ग्रीन है उसका जीन है कैपिटल आर और स्मॉल वाई। ग्रीन है ना क्योंकि। रिंकल्ड वाले का है स्मॉल आर, और येलो के लिए है कैपिटल वाई। ये इनके जीन्स है। ठीक, लिखो जरा, ये इनके जीन्स हो गए। ठीक है, नोट कर लिए? कर भाई नोट, क्या कर रहा है? ये पेरेंट्स हो गए, ये पेरेंट्स है और ये इनकी गैमेट्स है। अब इनको क्रॉस कराएंगे, गैमेट्स। यहाँ से कैपिटल आर और वाई उठाएंगे, यहाँ से स्मॉल आर और कैपिटल वाई। अब इनको क्रॉस कराना, यहाँ से काम स्टार्ट होगा। चलो भाई, नोट कर लिए? क्योंकि अब क्रॉस होने वाला है, ध्यान से देखना अब। ठीक, यहाँ तक कोई परेशानी? चलो इधर से देखो जरा क्रॉस कैसा आएगा। पहले यहाँ से कैपिटल आर पूरे के साथ ही कर दें। कैपिटल आर स्मॉल आर है, स्मॉल आर के साथ एक तो एक उठा के कर देते थे। तो करो करो, नोट करो पहले। कैपिटल आर कैपिटल वो स्मॉल आर के साथ जाएगा क्या? हाँ, देखो भाई, होता बोलो कैसे? फिर। कैपिटल आर आया स्मॉल आर के साथ, क्या बनाएगा? आर आर। ठीक है, और फिर स्मॉल वाई कैपिटल वाई भी होंगे साथ में, होगा ना? ऐसे तो होता है, और क्या होता है? अगर स्मॉल वाई और कैपिटल वाई का क्रॉस अगर तुम करोगे, क्या आएगा आंसर? यही आएगा। अच्छा देखो, जब कैपिटल और स्मॉल के कैपिटल वाला जीतेगा तो मतलब आंसर तो राउंड आना, ये तो पक्का है।
और कैपिटल वाई स्मॉल वाई की लड़ाई होगी, कैपिटल वाई जीतेगा, तो आंसर येलो आना है। क्या आना है? येलो। हाँ, पूरा एक ही क्रॉस कराना पड़ेगा, उसमें अलग अलग नहीं होगा, पूरा एक साथ ही क्रॉस होगा, ठीक है। दो एरो बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल मतलब ये कि एक ही साथ क्रॉस कर रहा है, ये पूरा का पूरा एक साथ आया और यहाँ से पूरा का पूरा एक साथ गया, तो क्या बनाइए, ये वाला, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, जो कि राउंड येलो है। कैसा है? राउंड येलो, ठीक है। दिस इज राउंड येलो। वो एक टेबल बनेगी, वो टेबल बनाना सीख लेना, बाकी काम हो जाएगा, तुम सीख जाओगे, उसी से सारे रेशियो निकलेंगे और कुछ नहीं है। इसको नोट कर लो बस फटाफट। कर लिया नोट? चलो भाई, कर लिया नोट? टेबल क्या है? ध्यान से इधर देखो। टेबल बनाना सीख लो, 2 मिनट के लिए बस इधर ध्यान दे लो, टेबल ढंग से सीख लोगे काम हो जाएगा। टेबल में क्या है? आपके पास एक तो आर है, कैपिटल आर, लिखने का तरीका स्मॉल आर, ठीक है, टेबल बनाना सिखा रहा हूँ। कैपिटल वाई स्मॉल, इसके साथ वाई नहीं आएगा ना, सॉरी, इसके बाद स्मॉल वाई, एक कैपिटल स्मॉल, ठीक है। फिर से वही कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जैसा यहाँ पे वैसा वहां पे लिखना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। एक तरफ का याद कर लो, दूसरा तो सेम ही है, ठीक है। ठीक, इसका मतलब क्या है? राउंड के साथ येलो है, इसका मतलब है राउंड के साथ ग्रीन है, रिंकल के साथ येलो है, रिंकल के साथ ग्रीन है, ठीक है। अब इनका क्रॉस कराना है, क्रॉस कराना बहुत आसान है, पहले ही बना लोगे, ठीक है, बनाओ जरा साथ साथ, फिर देखो क्या बनता है आंसर। बचपन में एक गेम खेली थी ऐसे, ऐसे टेबल बनाते थे, तुमने करे कि नहीं करे मुझे नहीं पता, यहाँ पे 2 लिखते थे, यहाँ पे 3 होता था, तो 2 3 जा 6 लिखते थे आंसर। फिर 3 अगर यहाँ 5 होता था, तो 3 5 जा 15 लिखते थे यहाँ। ये टेबल फिल करी कभी? खेरी होगी है, बुक में रहती थी, बहुत बार करते बच्चे, बच्चों को बचपन में मल्टीप्लिकेशन सिखाने के लिए करवाया जाता है। हाँ हाँ। कर लिया नोट? चलो करते फिर क्रॉस। क्रॉस कराना बड़ा आसान है, ध्यान से इधर देखना। एक तरीके से मल्टीप्लाई करना है, मिक्स करना है, बताओ क्या बनेगा? आर और आर एक साथ हो जाएंगे, आर आर, और यहाँ पे वाई वाई एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो कैपिटल आर साथ में आ जाएंगे, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाएगा यहाँ पे, और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाएगा एक साथ, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। बहुत सिंपल है, यहाँ पे देखो कैपिटल आर साथ में आ जाएगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो आगे पीछे लिखना पड़ता, पहले कैपिटल फिर स्मॉल आता है। यहाँ पे कैपिटल आर आ गया, स्मॉल वाई दोनों, यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल वाई और मतलब कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, यहाँ पे क्या आएगा? कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे आर कैपिटल वाई, आर, फिर से आर ये वाला, फिर वाई और वाई, ऐसा बनेगा, ठीक है। ये इसके साथ जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लास्ट बचा है, देखो ध्यान से, आर, तो आर और आर लिख दिया, यहाँ पे स्मॉल वाई और कैपिटल वाई, तो कैपिटल आगे फिर स्मॉल, सिंपल लिखने का तरीका। यहाँ पे दोनों आर को साथ में लिख दो, फिर ये देखो वाई दोनों छोटे, तो वाई दोनों छोटे लगा दिए, यहाँ पे दोनों स्मॉल आर छोटे, वाई के साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, लास्ट में ये आर के साथ आर और कैपिटल स्मॉल वाई, ये पूरा रेशियो बनेगा, ठीक है। अब इन्हीं का रेशियो निकालना और कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल है, इसी को हम बोलेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो, ठीक है। ध्यान से देखना है। अभी नीचे डायहाइब्रिड का रेशियो लिखा था ना, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, जिसको समझ में नहीं आ रहा है लिख लेना है, यहाँ पे कैपिटल आर मतलब राउंड होता है, स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड है, और जैसे हमने लिखा है कैपिटल वाई, तो इसका मतलब येलो है,
और अगर स्मॉल वाई लिखा है इसका मतलब ग्रीन है, ठीक है। ये क्या रेड वाले कैसा है थे? हाँ, अलग अलग टाइप की ब्रीड है जो हम यूज करेंगे, जो F1 जनरेशन का था बेसिकली। F1 जनरेशन में क्या था, कैपिटल आर स्मॉल आर वाई कैपिटल वाई पूरा ही आ रहा था ना वो, ठीक है। तो उसके कैरेक्टर उठा लिए बस, ठीक है। कौन आया भाई? 2 मिनट वेट करना, अभी नहीं आई हो। मंडे से टाइमिंग चेंज जाएगी, मतलब कल से बता देंगे, मैसेज। क्यों? सही बात है। हाँ भाई, कर लिया नोट, जल्दी करो। अब ये गिनने, ये कितने कितने हैं, ठीक है। कैसे गिनने, तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। नोट कर लिया? ठीक। इधर देखो ध्यान से। पहला मुझे ढूंढना है, देख लो, फिर ढूंढता रहेगा। इधर देख लो पहले, राउंड येलो। राउंड येलो मतलब ऐसा ढूंढना है जहां पे कैपिटल आर और कैपिटल वाई आ रहा है, क्योंकि राउंड मतलब क्या है, कैपिटल आर, येलो मतलब कैपिटल वाई। तो जहां तुम्हें कैपिटल आर और स्मॉल वाई दिखेगा वो आंसर होगा, सिंपल सी बात। उतने ढूंढने हैं। क्योंकि स्मॉल आएगा कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। कैपिटल है भाई, क्या हो रहा, कैपिटल बोला स्मॉल बोला, सॉरी। ठीक है कोई नहीं, चलो सुनो। तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई ढूंढो, कहाँ का आ रहा है। एक यहाँ पे आ रहा है, दिख रहा है, कैपिटल और स्मॉल दोनों दिख रहे हैं। यहाँ पे भी कैपिटल और स्मॉल दोनों है। हमें, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, कैपिटल और कैपिटल दोनों, कैपिटल आर और कैपिटल वाई ढूंढो। कैपिटल आर और कैपिटल वाई ढूंढो, स्मॉल से हमें मतलब नहीं है, ठीक है। स्मॉल क्या करेगा, क्योंकि हम कैपिटल और स्मॉल की लड़ाई होगी, जीतेगा कौन, कैपिटल वाला, सिंपल सी बात है। तो सिर्फ ये ढूंढो कहाँ कहाँ पे आपको कैपिटल आर और कैपिटल वाई दिख रहा है, ये ढूंढो। इसमें है कैपिटल आर और कैपिटल वाई, है, देखो कैपिटल आर दिख रहा है, कैपिटल वाई है। इसमें है, हाँ, ध्यान से देखना, इसमें भी है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, इसमें है, नहीं, स्मॉल स्मॉल वाई आ गया, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं है, इसमें है। समझ में आ गया क्या ढूंढा? सिर्फ ये ढूंढना है कहाँ कैपिटल आर और स्मॉल वाई है, बोलो क्लियर इतना। क्योंकि अगर ऐसा, अब ध्यान से गिनना जरा कितने हैं, तो ये हो गया 9। अब राउंड और ग्रीन, राउंड मतलब कैपिटल आर, ग्रीन मतलब स्मॉल वाई, ठीक है। ऐसा ढूंढना है, हमें पता है। ढूंढो कहाँ आर और वाई, स्मॉल वाई। एक यहाँ पे दिख रहा है, इसको बॉक्स से बनाते हैं, चलो। एक यहाँ दिख रहा है, और कहाँ है, इसमें भी है, क्या इसमें भी है, नहीं, इसमें कैपिटल हो गया, इसमें नहीं, इसमें क्यों परेशानी ये हो जाएगी, ये इसमें नहीं, इसलिए नहीं माना जाएगा कि इसमें कैपिटल वाई आ गया ना। कैपिटल वाई स्मॉल वाई की लड़ाई होगी, जीतेगा कौन, कैपिटल वाला। हमें क्या चाहिए, स्मॉल वाला। हमें तो स्मॉल चाहिए ना, स्मॉल ढूंढो। और किसमें, इसमें है ना, ये रहा, नहीं सॉरी, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, ये वाला ना। कितने हो गए गिनना, 3। लास्ट देखो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड मतलब स्मॉल आर, और येलो मतलब कैपिटल वाई। हमें जिताना किसको इस बार, स्मॉल आर और कैपिटल वाई को। ढूंढो भाई, देखो ध्यान से, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई मिल गया, स्मॉल आर कैपिटल वाई मिल गया, स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो कितने हो गए, 3। और एक बचा रिंकल्ड ग्रीन, मतलब स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो एक ही है, ये रहा, ये हो गया एक। तो यही होता है रेशियो 9:3:1 का, ठीक है, और कुछ नहीं होता। नोट करो पहले आराम से, ठीक है, फिर दोबारा समझाऊंगा था क्या, कैसे ढूंढा। मेन यही होता है, जिसको ये ढूंढना है, खत्म कहानी। कर लिया नोट, ये वाला लिख लिया, रेशियो, रेशियो लिख लेना। डाई हाइब्रिड रेशियो बोलते हैं इसको, 9:3:1 को डाई हाइब्रिड रेशियो बोलते हैं, ठीक है। 9:3:1, 3:3:1, हाँ।
एक बार दोबारा समझ लेना जिसको समझ में नहीं आया। राउंड येलो को कैसे ढूंढा था? राउंड मतलब कैपिटल आर, येलो मतलब कैपिटल वाई। आपको ऐसी लड़ाई करवानी है जिसमें आपकी जीत किसकी हो, कैपिटल आर और स्मॉल वाई की। सिंपल सी बात है। खुद सोचो, यहाँ पे लड़ाई होगी, दोनों कैपिटल आर ही जीतेगा, कैपिटल आर, और स्मॉल वाई सॉरी कैपिटल वाई ही जीतेगा। तो ये पहला एक ये ढूंढ लिया था, कोई दिक्कत यहाँ पे? ये वाला क्यों हुआ आंसर? क्योंकि हमें पता है कैपिटल आर में तो जीत के कैपिटल आर जीत जाएगा। बात आई कैपिटल वाई की, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई की लड़ाई होगी, जीतेगा कौन? कैपिटल वाई। तो ये भी हो गया हमारा। ऐसे ही अगला वाला, ये वाला भी होगा। ठीक है, ऐसे ढूंढते हुए हमने पहला वाला ग्रुप ढूंढ लिया। ठीक है, राउंड ग्रीन मतलब कैपिटल आर और स्मॉल वाई। ऐसी लड़ाई करवानी है कि आंसर कैपिटल आर और स्मॉल वाई आए। ठीक है, ढूंढो जरा। कैपिटल आर और स्मॉल वाई की लड़ाई यहाँ पे हुआ, तो कैपिटल आर आ जाएगा इन दोनों से, और वाई स्मॉल स्मॉल है दोनों, जीतेगा तो एक ही ना, स्मॉल वाई आएगा, एक ही हो गया। इसके बाद इस वाले को लिया, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर की लड़ाई में कैपिटल आर जीतेगा, और स्मॉल वाई में स्मॉल वाई जीतेगा। समझ में आ गया? इस तरीके से ढूंढना है। ठीक है, कि जो हमें आंसर चाहिए उसके अकॉर्डिंग काम करना है और कुछ नहीं। ठीक, ये रेशो समझ में आया? घर में बैठ के इस रेशो को दोबारा बनाना, तब जाके तुम्हारा परमानेंट हो जाएगा। तो उसके ऊपर रिपीट लिख देना। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब क्या बचा हुआ है इसमें? बस बाकी खत्म सारा का सारा। ठीक है, कल लास्ट टॉपिक होगा इसका, खत्म चैप्टर। ठीक है, कोई नहीं कोई। हाँ भाई, लिखो आगे जरा, हैंड डालो अगली। हैंड डालो, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन। आगे लिखो, हैंड डाल दी, नोट कर रहे हैं यहाँ से। सबसे पहले लिखिए, सबसे पहले लिखो, सबसे पहले लिखो। लिखिए, मेल गैमेट कंटेन्स, क्या कर रहा था तब से? मेल गैमेट कंटेन्स एक मिनट। अरे कल एक दो तीन डेफिनेशन छोड़िए, पहले वो कर लेना। ठीक है, सही डिटर्मिनेशन से ऊपर जगह बची होगी ना, पीछे के बनने में होगी बहुत जगह कहीं भी। लिखो, कोई नहीं, लिखो, बता रहा हूँ। लिखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये छूट गया था। लॉ ऑफ रेगुलेशन 2 लाइन का था तो। इसके बाद एक और है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लिखो पहले। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ट्रेट्स, TRAITS, ट्रेट्स लिखना चाहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक गेट सेग्रीगेटेड, कैरेक्टरिस्टिक गेट सेग्रीगेटेड।
Get segregated completely, segregated completely during the formation of gamete, completely during the formation of gamete without 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 gamete without gamete without any mixing, gamete without any mixing, any mixing, ठीक है, of alleles, A double L E double E, ये रहा वही इसमें A double L E L E S alleles, ठीक है। ये होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका मतलब ये है कि आपके जो इतने भी कैरेक्टरिस्टिक है वो आपस में कभी भी, मतलब उन दोनों को हम क्रॉस तो करते हैं पर आपस में मिक्स नहीं होते। ऐसा नहीं होता रेड वाला येलो के साथ मिक्स हो जाए, येलो वाला रेड के साथ एक साथ मिक्स नहीं हो सकता। कल हमने लिखा था ना, याद होगा, ऐसे राउंड राउंड येलो येलो लिखा था ऐसे। ऐसा तो कभी नहीं लिखा मैंने आर वाई ऐसे तो नहीं लिखा ना, ठीक है। क्योंकि राउंड वाला जो शेप वाला है वो एक साथ रहेंगे और जो कलर वाला है वो एक साथ रहेंगे। सिंपल सी बात ऐसी है, वो सेग्रीगेट नहीं हो सकते। क्लियर हो गया, मिक्सिंग नहीं होती। अगला लिखो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिखो। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में गैमेट्स गैमेट्स फॉर्मेशन, गैमेट्स फॉर्मेशन, इसके आगे लिख दो इन गैमेट फॉर्मेशन, इन कर देना बस वहां पे स्टार्टिंग में ना, इन गैमेट फॉर्मेशन कर देना। इन गैमेट फॉर्मेशन, इन गैमेट फॉर्मेशन ट्रेड्स, ट्रेड्स कैन सेग्रीगेट, traits can segregate independently, traits can segregate independently, बस। ठीक है, कहने का मतलब है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बस एक लाइन बोलता है कि जो ट्रेट्स है, जो कैरेक्टर है, ठीक है, वो अपने आप इंडिपेंडेंटली क्या होता है, असॉर्ट हो सकते हैं, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करते वो, ठीक है। राउंड वाला जिसमें जाना होगा चला जाएगा, रिंकल्ड वाला जो कैरेक्टर जिसमें जाना होगा चला जाएगा, तुम्हारा उसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ये मतलब है, ठीक है। रेशियो तुम सबको याद हो गए, दोनों के दोनों मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड वाले, ठीक है। सबको पता होना चाहिए फिनोटाइप कौन सा था, जीनोटाइप कौन सा था, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इतने में, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तक, ठीक है। तो लॉज खत्म हो गया, मेंडल का एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया, ठीक है। आगे लिखिए, अब लिखो सेक्स डिटर्मिनेशन वाली हेडिंग, सेक्स डिटर्मिनेशन इसमें लिखो, सेक्स डिटर्मिनेशन में लिखो, हेडिंग डालना भी, सेक्स डिटर्मिनेशन, द प्रोसेस ऑफ, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग, द प्रोसेस ऑफ, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग sex of an individual, the process of determining sex of an individual, determining sex of an individual based on, based on composition of genes, based on composition of genes is called sex determination, based on composition of genes is called sex determination। लिख दिया, ये समझ में आ गया कि वो प्रोसेस जिससे पता लगे कि जो होने वाला बच्चा नया इंडिविजुअल उसका सेक्स कौन सा होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, पता लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस। डेफिनेशन क्लियर होगी कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जिससे पता लगाया जा सकता है कि बच्चा जो पैदा होने वाला है वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इन डिफरेंट एनिमल्स, इन डिफरेंट एनिमल्स
sex of an embryo in different animals, sex of an embryo is determined by is determined by is determined by different factors is determined by different factors. Full stop. अगला पॉइंट, कहने का मतलब ये है सेकंड पॉइंट में कि कोई भी एनिमल है, सब में अलग अलग तरीका होता है सेक्स को डिटरमाइन करने का, ठीक है। ह्यूमंस में अलग है, बाकी सब में अलग अलग तरीका है, ठीक है। हमें खाली किसका पढ़ना है? ह्यूमंस में। कोई दिक्कत तो नहीं है। तीसरा पॉइंट लिखो, इन ह्यूमंस सेक्स डिटर्मिनेशन sex determination depends on depends on depends on availability of या प्रेजेंस ऑफ लिख लो, अवेलेबिलिटी लिख लो या प्रेजेंस लिख लो, प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, कैपिटल वाई, हाँ, कैपिटल वाई क्रोमोसोम, प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम। देखो होता क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। हमारे पास एक मेल है, मेल के अंदर कौन सा क्रोमोसोम होता है? एक्स वाई। फीमेल है, फीमेल के पास क्रोमोसोम होता है एक्स एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? ध्यान से इधर देखना, एक्स वाला एक्स वाले के साथ क्रॉस करेगा, क्या बनेगा? एक्स एक्स। एक्स वाला फिर से एक्स वाले के साथ क्रॉस करेगा, क्या बनेगा? एक्स एक्स। जब वाई वाला इस वाले एक्स के साथ क्रॉस करेगा, क्या बनेगा? एक्स वाई या वाई एक्स जिसको तुम बोल रहे हो। फिर वाई वाला एक्स के साथ क्या बनेगा? एक्स वाई। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? क्रॉस कराने में किसी को कोई परेशानी? ठीक है। एक्स एक्स मतलब मेल, एक्स एक्स मतलब सॉरी एक्स एक्स मतलब फीमेल, एक्स एक्स मतलब फीमेल, एक्स वाई मतलब मेल, एक्स वाई मतलब मेल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मुझे एक बात का उत्तर दो, जितने चांसेस मेल होने के उतने चांसेस फीमेल होने के। मेल भी 2 बार आ रहा है, फीमेल भी 2 बार, इसीलिए हम बोलते हैं किसी भी जो नया बॉर्न होता है चाइल्ड, उसके मेल या फीमेल होने के, बॉय और गर्ल होने के 50% चांस होते हैं। समझ में आया लॉजिक? ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अच्छा, अगला सवाल मैं ये पूछने वाला हूँ कि बेबी का मेल होना है फीमेल होना है किस पे डिपेंड कर रहा है? किसके क्रोमोसोम पे? कौन से क्रोमोसोम पे? वाई वाले क्रोमोसोम पे, वाई वाले क्रोमोसोम पे डिपेंड कर रहा है। जिसके पास वाई है वो मेल है, इसके पास वाई है नहीं है तो क्या बन गया? ये फीमेल। इसके पास वाई है नहीं है तो क्या बन गया? फीमेल। तो इसीलिए थर्ड पॉइंट का यही मतलब था कि जिसके पास वाई क्रोमोसोम होगा उस पर डिपेंड करता है उसका जेंडर या सेक्स। कोई परेशानी किसी को? समझ में आया लॉजिक? कि वाई क्रोमोसोम की एब्सेंस में, पॉइंट पढ़ो जरा ध्यान से, तीसरा पॉइंट क्या लिखा है जरा ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। कि ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी या फिर प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम, कि अगर वाई क्रोमोसोम होगा तो अलग कंडीशन, अगर वाई क्रोमोसोम नहीं होगा तो अलग कंडीशन। समझ में आया? कि वाई नहीं है तो क्योंकि देखो एक्स तो हर जगह है, एक्स तो हर जगह है ना, प्रॉब्लम कौन कर रहा है? वाई। जहां वाई है वो फीमेल, जहां वाई नहीं है वो फीमेल। कोई परेशानी इतने में? किसी के मन में कोई डाउट पहले बता दो इतने में। ठीक है, अगली चीज, अगला पॉइंट लिखो, अभी बनाने के लिए देंगे टाइम, रुको। अगला पॉइंट लिखो पहले, लिखो, एक्स एक्स इज फीमेल, एक्स एक्स इज फीमेल एंड एक्स वाई इज मेल, एक्स एक्स इज फीमेल एंड एक्स वाई इज मेल। लिख दिया वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, एन ओवम ऑलवेज कंटेन, एन ओवम ऑलवेज कंटेन, एन ओवम ऑलवेज कंटेन एक्स क्रोमोसोम, एन क्या हो गया ना, एंड मेल, अगला पॉइंट, मेल कंटेन्स,
मेल कंटेन्स, मेल का क्या होता है, कौन सा गैमेट होता है मेल का, क्या होता है भाई मेल गैमेट का नाम, स्पर्म। पढ़ नहीं रहे हो तुम घर में। मेल कंटेन्स एक्स वाई क्रोमोजोम, मेल के पास कौन सा होता है, एक्स वाई क्रोमोजोम। आगे लिखिए, यहां तक हो गया क्लियर। अब ये डायग्राम बना दो जरा नीचे फटाफट, अच्छे से ये वाला डायग्राम बनाओ। सिर्फ ये पता होना चाहिए, ये 8th क्लास में बनाया होगा ना शायद, नहीं पढ़ा 8th क्लास में, पढ़ा था तो तुम्हारी गलती है ना, नहीं पढ़ा था। अच्छी जगह ट्यूशन जाती, नहीं जाती थी, तो आखिरी आखिरी में तो था चैप्टर। तुम तो अच्छे जगह जाते थे ना दोनों, तू और कनिका। लिख लिया क्या, जल्दी नोट कर, जल्दी लिखो भाई, आगे भी करना है भाई। वेरिएशन नहीं आ रहा है बिल्कुल, वेरिएशन आ रहा है, वेरिएशन नहीं पढ़ा है तो, पढ़ा रखा है पक्का, पढ़ा है तो, अरे चुप रहे। स्पेशिएशन, स्पेशिएशन, अरे सुना भी नहीं होगा तुमने, वेरिएशन पढ़ाते हैं ना। चलो हाँ भाई हैंड डालो, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कहा सारी कहानी किस पे डिपेंड करती है, वाई क्रोमोसोम पे, ठीक है। वाई क्रोमोसोम किससे आ रहा है, मेल से आ रहा है कि फीमेल से आ रहा है, वाई कहां से आ रहा है, मेल से। मतलब जो जेंडर होना डिपेंड करता है, ध्यान सुनना, जेंडर होना डिपेंड करता है, वो मेल पे डिपेंड करता है, जेंडर होना किस पे डिपेंड करता है, मेल पे। क्योंकि अगर मेल वाले ने वाई वाला रिलीज करा तो मेल पैदा हो जाएगा, अगर एक्स रिलीज करा तो फीमेल पैदा हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन हमारी सोसाइटी में सारा का सारा किस पे डाला जाता है, फीमेल पे, ठीक है। तो मतलब इतना साइंटिफिक, इतना कंफ्यूजन है, ठीक है। तो साइंटिफिकली ये प्रूवन है। आगे लिखिए, ठीक है, इसलिए पढ़े लिखे बनो, ठीक। अगले हैंड डालो, वेरिएशन, 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 VARIATION, वेरिएशन, वेरिएशन हैंड डाल, लिखो वेरिएशन में, द डिफरेंस इन द डिफरेंस इन द सीक्वेंस ऑफ DNA, the difference in the sequence of 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 DNA which form different group of genes, which form different group of genes, is called genetic variation, is called genetic variation, form different group of genes is called genetic variation, ड्यू फुल स्टॉप, अगली लाइन में, अगली लाइन में लिखिए, ड्यू टू दिस डिफरेंसेस, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस there will be, due to this there will be, due to this there will be difference in, due to this there will be difference in physical characters, difference in physical characters or biochemical, or biochemical characters,
बायोकेमिकल कैरेक्टर्स। डिफरेंस के बाद डिफरेंस इन फिजिकल कैरेक्टर और बायोकेमिकल कैरेक्टर। ठीक है, सिंपल सी बात है, वेरिएशन समझना है, बहुत सिंपल एग्जांपल से बताते हैं। वेरिएशन ऐसा है कि हमारी बॉडी में कुछ फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, पहले मान लो, अच्छा पहले तुम्हें क्या पता हो गया असली कहानी, तो मच्छर होते थे जैसे, ठीक है, मच्छर होते ना, मच्छर देखे, मॉस्किटोज, सॉरी, ठीक है, मॉस्किटोज होते ना, तो मॉर्टिन जलाते थे, मॉस्किटो मर जाते थे, देखा है ना, पुराने टाइम में मॉर्टिन आता था, ठीक है, वो गुड नाइट पता नहीं क्या क्या आते थे वो, ठीक है, उसको जलाते थे, ठीक है, और मच्छर मर जाते थे। लेकिन अब क्या होता है, वही मच्छर उसी के ऊपर नाच रहे होते हैं, मॉर्टिन के ऊपर, ठीक है, अब उन पे फर्क करना बंद कर गई वो चीज। ठीक है, मतलब ये है कि उनकी बॉडी ने अंदर से, उनकी बॉडी ने, हाँ, उनकी बॉडी ने अंदर से वेरिएशन करना स्टार्ट कर दिया। अब उन पे मॉस्किटो कुछ फर्क पड़ता नहीं। तो वेरिएशन मतलब क्या है, सिंपल सी बात, जीन में एक ऐसा चेंजेस होना जिसकी वजह से उनके अंदर फिजिकल या बायोकेमिकल चेंजेस आ जाए। ठीक है, जीन्स में कुछ ऐसा चेंज होना जिसकी वजह से उनके अंदर क्या आ जाए, फिजिकल या बायोकेमिकल चेंजेस। ठीक है, अब वही मॉर्टिन वाले कोई नहीं, अब वही वाले धुएं में वो मजे करते हैं। ठीक है, इस टाइम पे उस धुएं से मरते थे, अब वो उसी धुएं में मजे करते। ठीक है, जैसे आगे लिखो, अगला पॉइंट। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है, चैप्टर खत्म। ठीक है, अगला चैप्टर, हैंड डालो, हैंड डालो। तो क्या हुआ, तेरे को क्या हो रहा, तेरे को क्या हो रहा, तो चुप रहे।